हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको जो आबू के परमार है उनकी उत्पत्ति से संबंधित मतों के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको पट्टन नारायण मंदिर का जो अभिलेख है उसके आधार पर, उसके अलावा कवि चंद्रवरदाय मोहनोत्नैन और कवि सूर्यमल मिश्रण क्या मानते हैं उस आधार पे मैंने आपको ये बता दिया था कि आबू के ये जो परमार है इनकी उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। तो उत्पत्ति से संबंधित मतों के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आज अपन किस प्रकार से यहाँ पे शासक बनते हैं, कौन कौन से शासकों के द्वारा इस आबू वाले क्षेत्र पर शासन किया जाता है, तो आज इस श्रृंखला में अपन उन शासकों की चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि इससे मेरा जो पढ़ाने का ढंग है वह आपके प्रति अच्छा रहे। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन या किसी भी चीज में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे आबू के परमारों में जो पहला शासक आता है जिसका नाम है धूमराज। जिसका नाम क्या है? धूमराज। तो धूमराज, धूमराज में आगे धूम, धूम से अपन बना सकते हैं धुआं। तो इस प्रकार से भी इस संस्थापक के नाम से ही अपन को इस बात का आभास होता है कि इसका कहीं ना कहीं संबंध गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से है। तो ये जो धूमराज थे ये इस परमार वंश के संस्थापक थे। इस परमार वंश के संस्थापक या आदि पुरुष या बात करें पर मूल पुरुष माने जाते हैं। तो ये जो धूमराज थे ये इस परमार वंश के संस्थापक, आदि पुरुष तथा मूल पुरुष माने जाते हैं। लेकिन अपन को क्या है, लेकिन हमें उत्पल राज से लेकिन हमें उत्पल राज से आबू के परमार शासकों की वंशावली प्राप्त होती है। अर्थात धूमराज को इस परमार वंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन ये जो परमार शासक थे, आबू के ये जो परमार शासक थे, इन परमार शासकों की एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशावली आती है, जो विस्तृत जानकारी है, वो अपन को किसके शासनकाल से प्राप्त होती है? उत्पल राज के शासनकाल से प्राप्त होती है। अर्थात उत्पल राज के पश्चात जो भी शासक बने उनको अपन पीढ़ी दर पीढ़ी या क्रमानुसार पढ़ते हैं। तो ये थे परमार वंश के संस्थापक धूमराज। और धूमराज के पश्चात अगले जो शासक बनते हैं उनका नाम आता है धरणीवराह। धरणी
शासक आते हैं उनका नाम आता है धरणी वराह। तो धरणी वराह के अगर अपन समकालीन अगर गुजरात के शासक की बात करें, गुजरात के शासक की बात करें तो गुजरात के शासक का नाम था मूलराज चालुक्य, मूलराज सोलंकी जिसको अपन कह सकते हैं मूलराज चालुक्य। अर्थात जब आबू वाले क्षेत्र में ये धरणीवरा शासन कर रहे थे तो उस समय समकालीन गुजरात के शासक का नाम था मूलराज चालुक्य। और मूलराज चालुक्य के द्वारा इस धरणीवरा के ऊपर क्या कर दिया गया, आक्रमण कर दिया गया था। आक्रमण किसने किया, गुजरात के ये जो शासक थे मूलराज चालुक्य, इसके द्वारा इस धरणीवरा के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। और ये धरणीवरा और धरणीवरा आबू का क्षेत्र छोड़कर हस्तिकुंडी जो कहां पे पड़ता है, पाली में, हस्तिकुंडी के शासक धवल के पास आ जाता है। ये थे धरणीवरा, अर्थात गुजरात के जो शासक थे, समकालीन गुजरात के जो मूलराज चालुक्य थे, इस मूलराज चालुक्य के द्वारा इस धरणीवरा के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। और ये धरणीवरा आबू का क्षेत्र छोड़कर कहां पे आ जाता है, हस्तिकुंडी। और हस्तिकुंडी कहां पे पड़ता है, पाली में। तो पाली के शासक धवल के पास में आकर इसके द्वारा शरण ले ली जाती है। किसके द्वारा, धरणीवरा के द्वारा। आगे अगर अपन बात करें इस धरणीवरा की, तो इस धरणीवरा के द्वारा इसके द्वारा मारवाड़ को नौ बराबर भागों में बांट दिया गया था। इसी कारण मारवाड़ को नवकुंटी मारवाड़ भी कहा जाता है। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, धूमराज इसने इस परमार वंश के संस्थापक थे, मूल पुरुष थे तथा आदि पुरुष थे। और लेकिन हमें उत्पल राज से इस परमार राजवंश के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारी प्राप्त होती है या वंशावली प्राप्त होती है। उसके बाद में मैंने आपको धरणीवरा के बारे में बताया है कि इसके धरणीवरा के समकालीन गुजरात के जो चालुक्य शासक आते थे उनका नाम था मूलराज। और मूलराज के द्वारा इस धरणीवरा के ऊपर आक्रमण किया जाता है। और ये धरणीवरा आबू का क्षेत्र छोड़कर कहां पे आ जाता है, हस्तिकुंडी वाले क्षेत्र में जो पाली के अंतर्गत आता था। और यहाँ के शासक
धवल के पास में इसके द्वारा शरण ली जाती है और इस धरणीवरा के द्वारा मारवाड़ को 9 बराबर भागों में बांट दिया गया था। इसी कारण अपन मारवाड़ को एक अन्य नाम से भी पुकारते हैं और अन्य नाम आता है नवकुंठी मारवाड़। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगले परमार शासक की बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और अगले जो परमार शासक थे उनका नाम था धंधुक, जो गुजरात के जो भीमदेव प्रथम आते हैं उनके समकालीन माने जाते हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन धंधुक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको धूमराज के बारे में, उसके अलावा अपन ने उत्पल राज और जो धरणीवरा है इसके बारे में चर्चा की है। अब अपन धंधुक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगले जो शासक बनते हैं परमार वंश के, उनका नाम है धंधुक। धंधुक। तो अपन धंधुक की चर्चा करने से पहले मैं आपको गुजरात के बारे में बताता हूं। तो समकालीन धंधुक के समकालीन अगर गुजरात के शासक की बात करें तो गुजरात के जो शासक थे, समकालीन अगर गुजरात के शासक की बात करें गुजरात शासक और गुजरात के इस शासक का नाम था भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम अर्थात जब आबू वाले क्षेत्र में इस धंधुक का शासन था तो उसी समय गुजरात वाले रीजन में किसका शासन था? भीमदेव प्रथम का। और इस भीमदेव प्रथम के द्वारा इस धंधुक के ऊपर क्या कर दिया गया? आक्रमण कर दिया गया। अर्थात मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इस गुजरात के शासक भीमदेव प्रथम के द्वारा इस धंधुक के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है और यह धंधुक आबू का क्षेत्र छोड़कर और यह आबू का क्षेत्र छोड़कर चित्तौड़ में भोज परमार के पास शरण लेता है और जब मैंने आपको मेवाड़ पढ़ाया था उस समय आपको यह बताया था कि मेवाड़ में एक मंदिर है जिसको अपन समिधेश्वर मंदिर कहते हैं, भगवान शिव का मंदिर है और मोकल ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था, इसी वजह से उसको मोकल का मंदिर भी कहते हैं। तो अब आप ये कल्पना कर सकते हो कि जब ये जो धंधुक है, ये धंधुक जब चित्तौड़ जाता है भोज परमार के समय में और उस मंदिर का निर्माण करवाया किसने था? वो समिधेश्वर शिव मंदिर का। तो आप बताओगे भोज परमार ने। तो इस समय भोज कहां पे थे? चित्तौड़ में। तो इस प्रकार ये बातें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि गुजरात के शासक भीमदेव प्रथम के द्वारा जब आबू के शासक धंधुक के ऊपर आक्रमण किया जाता है तो ये धंधुक आबू का क्षेत्र छोड़कर चित्तौड़ में जो परमार शासक भोज परमार थे इनके पास में ये शरण लेते हैं। और दूसरा काम क्या किया इन्होंने? किसने? ये जो भीमदेव प्रथम थे इसके द्वारा इनका एक मंत्री आता है, उसका नाम है विमल शाह। मंत्री का नाम क्या है? विमल शाह। इस विमल शाह को यहाँ का, कहां का? आबू का
इस आबू का, इस विमल शाह को क्या बना दिया? दंडपति। तो अब मैं आपको बताता हूं, समकालीन गुजरात के शासक भीमदेव प्रथम, तो भीमदेव प्रथम के द्वारा धंधुक के ऊपर आक्रमण किया गया। धंधुक आबू का क्षेत्र छोड़कर चित्तौड़ में भोज परमार के पास में शरण ले लेता है और इस भीमदेव प्रथम के द्वारा जो आबू है, तो इस आबू का जो दंडपति अर्थात सेनानायक, प्रधान सेनापति या आबू का सारा जो कार्यभार था वो किसको सौंप दिया गया? विमल शाह को सौंप दिया गया था। और विमल शाह के द्वारा, मैं यहां पे स्टार लगा के लिख देता हूं, इसी विमल शाह के द्वारा इस विमल शाह द्वारा 1031 ईस्वी में विमल व सही मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। अर्थात जब इस विमल शाह को इस आबू वाले क्षेत्र का दंडपति बना दिया गया तो इसके द्वारा विमल व सही मंदिर का निर्माण 1031 में करवाया जाता है। कहां पे? आबू में। लेकिन इस विमल शाह ने क्या कहा कि ये शासन वगैरह करना हमारे बस की बात नहीं है। तो इस विमल शाह ने क्या किया? हालांकि इसको दंडपति बना दिया था किसने? इस भीमदेव प्रथम ने। लेकिन इसने क्या किया? विमल शाह ने इस धंधुक और इस भीमदेव सेकंड के मध्य में क्या करवा दी? संधि। अर्थात आप क्या बताओगे कि विमल शाह के द्वारा 1031 में विमल व सही मंदिर का निर्माण करवा दिया गया, लेकिन ये शासन करना नहीं चाहता था। तो इस विमल शाह ने क्या किया? इस धंधुक और इस भीमदेव प्रथम के मध्य में क्या करवा दी? संधि। और वापस आबू वाला क्षेत्र किसको प्राप्त हो गया? धंधुक को प्राप्त हो गया था। तो धंधुक के एक पुत्री आती है जिसका नाम है लाहिणी, तो अपन उसकी भी चर्चा करते हैं। धंधुक की अगर अपन पुत्री की बात करें, पुत्री, तो पुत्री का नाम क्या मिलता है अपन को? लाहिणी। लाहिणी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सिरोही में एक स्थान पड़ता है बसंतगढ़। सिरोही में एक स्थान पड़ता है बसंतगढ़, और इस बसंतगढ़ में अगर अपन बात करें बसंतगढ़ में, तो एक तो इस बसंतगढ़ में है सूर्य मंदिर, उसके अलावा इस बसंतगढ़ में एक है सरस्वती बावड़ी। बावड़ी। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो धंधुक है, इस धंधुक की पुत्री का नाम था लाहिणी। तो बसंतगढ़ जो सिरोही में पड़ता है, वहां पे एक सूर्य मंदिर है और एक सरस्वती बावड़ी है। तो इस सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी का इस लोहिणी के द्वारा क्या करवा दिया गया? पुनर्निर्माण। अर्थात इस बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी का इस लोहिणी के द्वारा पुनर्निर्माण करवा दिया गया और इस सरस्वती बावड़ी का नाम बदलकर लाहिणी बावड़ी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लाहिणी बावड़ी। उसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि एक बार आरपीएससी के द्वारा यह पूछा भी गया है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सूर्य मंदिर कौन से जिले में स्थित है। यह प्रश्न भी लिख देता हूं मैं। राजस्थान में
सबसे ज्यादा सूर्य मंदिर किस जिले में है? तो आपका आंसर क्या बनेगा? सिरोही। सबसे ज्यादा सूर्य मंदिर कहां पे स्थित है? सिरोही में। तो यह था धंधुक। तो मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं, समकालीन गुजरात के शासक भीमदेव प्रथम और भीमदेव प्रथम के द्वारा धंधुक के ऊपर आक्रमण किया जाता है और धंधुक आबू का क्षेत्र छोड़कर चित्तौड़ में भोज परमार के पास में शरण ले लेता है और भीमदेव प्रथम के द्वारा आबू का दंडपति विमल शाह को बना दिया जाता है। विमल शाह के द्वारा 1031 में विमल वसई मंदिर का निर्माण करवाया जाता है और इसी विमल शाह के द्वारा धंधुक और भीमदेव प्रथम के मध्य में संधि करवा दी जाती है और आबू का क्षेत्र वापस धंधुक को प्राप्त हो जाता है और धंधुक की एक पुत्री आती है जिसका नाम था लाहिणी। तो इस लाहिणी के द्वारा सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी जो बसंतगढ़ में स्थित है इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था और सरस्वती बावड़ी का नाम बदलकर अपने ही नाम पर इसने लाहिड़ी बावड़ी कर दिया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है तो आपका सीधा सा आंसर बनेगा क्या? सिरोही। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आबू के जो अगले शासक बनते हैं विक्रमदेव, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये मैंने आपको धंधुक के बारे में बताया है, तो आप इनको ऐसे कैसे नोट आउट करते चले ताकि आपको भविष्य में कभी भी हिस्ट्री में कोई नोट्स ही न बनाने पड़े। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें और अपनी जो प्रिपरेशन है, अपनी जो तैयारी है उसको मजबूती प्रदान करें। तो अगले जो शासक बनते हैं आबू के परमारों में, उनका नाम है विक्रमदेव। तो अगले जो शासक बने उनका नाम क्या है? विक्रमदेव। तो इन विक्रमदेव की एक उपाधि आती है, तो उपाधि के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो उपाधि मिलती है इनकी अपन को महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर उपाधि क्या मिलती है इनकी अपन को? महामंडलेश्वर। और आगे अगर अपन बात करें तो जैसे अगर अपन अजमेर के शासक की बात करें तो अजमेर के शासक का नाम था अर्णोराज। और अगर अपन बात करें गुजरात के शासक की तो गुजरात के शासक का नाम था कुमारपाल। तो इन दोनों के मध्य क्या हुआ था? युद्ध। और इस युद्ध में इस विक्रमदेव के द्वारा इसका साथ दिया गया था। तो विक्रमदेव उपाधि आती है महामंडलेश्वर और अजमेर के शासक अर्णोराज और गुजरात के कुमारपाल के मध्य में 1137 में एक युद्ध होता है और इस युद्ध में विक्रमदेव के द्वारा अर्णोराज का साथ दिया जाता है। तो ये थे अर्णोराज। अब अपन अगले शासक की बात करेंगे जिनका नाम है धारावर्ष। तो अपन धारावर्ष की चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज की इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।